in this video we'll discuss chapter number 13, Directive Principles of State Policy. So student, before starting the chapter, we'll discuss Get Set section. So what is there in Get Set section? Get Set section talked about the rulers who worked hard for the welfare of the people, of their citizens, their subject. कुछ रूलर्स इंडिया में ऐसे रहे हैं बच्चा जिन्होंने अपने लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है. They made roads, rest houses, hospitals and gardens. They built roads, rest houses, hospitals and gardens for their subject. These rulers also introduced administrative reforms. ये जो rulers थे जिन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए सोचा, उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लेके आए और एफिशिएंट गवर्नेंस की, मतलब जो भी टाइम, जितने भी टाइम इन्होंने रूल किया, बहुत ही एफिशिएंटली रूल किया. So students, you need to read the clues and name the rulers. Yes, this ruler promoted non-violence. He said, all men are my children. ये किसने कहा था बच्चा? किंग अशोक ने. किसने कहा था? किंग अशोक. ठीक है. और आज हम लोग इन्हें बोलते हैं अशोका. ठीक, कोई बात? बेस अगर हम लिटरल सेंस में बात करें तो इनका नाम अशोक है. किंग अशोक, राजा अशोक, महान अशोक, सम्राट अशोक. पर अब हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? अशोका, और बोलते भी हैं अशोका. मैं तो अशोक ही बोलती हूँ. चलो, नेक्स्ट इज द मुगल एम्परर बिलीव्ड इन पीस विथ ऑल. वो मुगल एम्परर जो सबके साथ पीस बना के चलने में बिलीव करते थे. इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, एफिशिएंट था. और एक क्लू मैं देती हूँ आपको बच्चा. He was also known as greatest मुगल रूलर. इन्हें ही ग्रेटेस्ट मुगल रूलर भी कहा जाता था. तो ये हैं स्टूडेंट अकबर. अकबर. ठीक, कोई बात? So student, at the time of making constitution or while framing the constitution, our leaders dreamt of welfare state. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कहीं ना कहीं ये सपना था कि हम जो स्टेट बनाए वो वेलफेयर स्टेट बनाए. वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चा? वेलफेयर स्टेट हम उस स्टेट को कहते हैं जहाँ पर स्टेट गारंटी लेता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. अपने लोगों के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब गवर्नमेंट स्टेट खुद ले ले तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं बच्चा? वेलफेयर स्टेट. Okay, so at the time of making constitution, our leader thought or dreamt about welfare state. And what do you mean by welfare state? A state where state guarantees or the government guarantees about the social and economic development of the people. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे लीडर सोच रहे थे कि हम वेलफेयर स्टेट बनाएंगे. और वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट जहाँ पर सामाजिक आर्थिक विकास की जिम्मेदारी खुद कौन लेता है? हमारा स्टेट, हमारी गवर्नमेंट. अब क्या फीचर्स होते हैं बच्चा वेलफेयर स्टेट के? तो फर्स्ट फीचर है वेलफेयर स्टेट का, वेलफेयर स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलबींग ऑफ एवरी सिटीजन वट एवर पीपल लिविंग इन दैट स्टेट. जितने भी सिटीजन्स हैं उस स्टेट में रहने वाले, उन सब के वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है बच्चा? गवर्नमेंट खुद लेती है. It aims to provide social and economic justice to all its citizens. और वेलफेयर स्टेट का ऑब्जेक्टिव होता है कि हर व्यक्ति जो उनके स्टेट में रह रहा है उसे इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस मिले. ठीक है बात? न्याय मिले, सामाजिक न्याय भी मिले और आर्थिक न्याय भी मिले. So whoever is living in the state, his well-being is the responsibility of the government, as well as government is responsible for providing economic and social justice. A welfare state guarantees equal opportunities to all citizens. एक welfare state वो state होगा बच्चा जो अपने लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा. जितने भी लोग हैं, भले वो किसी कास्ट, किसी क्रीड, रिच है, पुअर है, सबको क्या देगा बच्चा? इक्वल अपॉर्चुनिटीज. ठीक, कोई बात? थर्ड फीचर ऑफ वेलफेयर स्टेट दैट इट गारंटीज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. एक वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होगा बच्चा जहाँ पर वेलफेयर का जो वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा बच्चा? फेयर.
ऐसा नहीं होगा कि किसी एक को बहुत कुछ मिल गया, किसी एक के पास कुछ भी नहीं है। तो वेलफेयर स्टेट वो स्टेट है जो गारंटी लेता है कि जहाँ पर वेल्थ को इक्वली या फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर गिवन इन पार्ट 4। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 टू 51 किसकी बात की गई है बच्चा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, किसकी बात करें बच्चा? फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे आपको पार्ट 3 में। वहीं पर पार्ट 4 में आपको मिलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 टू 51। तो पूछा जाए कि आर्टिकल 36 से 51 तक किसकी बात की गई है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है। किस पार्ट में की गई है? तो क्या बोलेंगे? पार्ट 4 में की गई है। ठीक कोई बात? And these directive principles were adopted from the Constitution of Ireland. कहाँ से अडॉप्ट किया है हमने बच्चा? किससे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट उठाया है? तो वो उठाया है आयरलैंड से। पर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को लग रहा होगा आयरलैंड ने क्या खुद बनाया था? तो नो 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 नो, आयरलैंड ने लिया था स्पेन से। अब क्वेश्चन आता है क्या स्पेन ने खुद बनाया था, क्या किसी और से बोरो करके लाया था? सो स्टूडेंट, इसका आंसर यही होता है खत्म, आयरलैंड ने खुद बनाया था। ठीक है, दे फ्रेम्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फ्रेम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज टेकन बाय आयरलैंड, और आयरलैंड से किसने लिया? इंडिया ने लिया। तो क्या बात क्लियर हुई? क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अगर आपकी मैम बताती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बताती है तो कोई बात ही नहीं है। बताती है तो याद रखना कि स्पेन से लिया था आयरलैंड ने, और स्पेन ने खुद बनाया था। ठीक कोई बात? चलो, these are guidelines or instruction that government are expected to follow. Directive principles guidelines है, instruction है, जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट फॉलो करेगी वाइल रूलिंग ऑन द कंट्री। जब हमारी गवर्नमेंट हमारी कंट्री को रूल कर रही होगी तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, गाइडलाइंस को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी। ठीक कोई बात? और स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंसिपल है इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, उस स्टेट को एस्टेब्लिश करना जिसे हम बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट किसको बोलते हैं बच्चा? जहाँ हमारे वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बच्चा? गवर्नमेंट की, स्टेट की। किसकी है? गवर्नमेंट की या स्टेट की। आई बात समझ में? चलो, जितनी भी गवर्नमेंट होती हैं स्टूडेंट्स, who is ruling on the country or governing the country must keep these principles in mind while framing the laws and policy. Whoever party like बीजेपी, कांग्रेस, किसी की भी गवर्नमेंट हो, भले अभी आम आदमी पार्टी की भी गवर्नमेंट है ना, आम आदमी पार्टी की भी जो गवर्नमेंट है, जिसे हम आपकी गवर्नमेंट बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल, भले उनकी सरकार हो, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हो, या पहले रही मनमोहन सिंह कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट को रूल करते टाइम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। जब भी वो कोई लॉ बनाती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं, तो पहले इन सारी चीज़ों को समझती हैं, उसके बाद ही वो कोई भी लॉ, रूल या पॉलिसी बनाती हैं। The directive principle may be classified under the following heads. Directive principle को हम following heads के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, पहले वो प्रिंसिपल जो इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, देन गांधीयन प्रिंसिपल, देन जनरल प्रिंसिपल। तो फर्स्ट विल डिस्कस प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक जहाँ पर भी आ जाए, इट्स ऑलवेज अबाउट फाइनेंस, मनी, ओके, और हिंदी में से बोलते हैं आर्थिक। चलो, तो आगे चलें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू इंश्योर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्ट करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं गवर्नमेंट को कि आपको इतनी चीज़ों को तो इंश्योर कराना ही पड़ेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑलवेज टॉक्ड अबाउट दैट गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट ऑल सिटीजन हैव राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो पहला काम जो इंश्योर कराना है वो ये है कि सबके पास
एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो, मीन्स कमाई का कोई ज़रिया हो। जितने भी सिटीजन्स आपकी कंट्री में रह रहे हैं, आपके स्टेट में रह रहे हैं, उन सब के पास मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो। ठीक है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मीन्स कमाई का कोई ना कोई ज़रिया हो। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जितने भी वेल्थ हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो एमंग द पीपल, सारे लोगों के बीच में वेल्थ और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वली सबको वेल्थ मिले, रिसोर्सेज मिले, ये भी इंश्योर कराना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के स्टेट पॉलिसी के अंदर ही आएगा। This means that the wealth and resources of the country are to be used for the benefit of all citizens. Means whatever wealth is there, resources are there within a country are to be used for the benefit of all citizens. इनको लोगों की, सारे लोगों की भलाई के लिए यूज़ किया जाए। देख रहे हो ना बच्चों, ये कितने प्यारे प्यारे बच्चे सारे हंस रहे हैं। इन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। चाह कर भी कोई इन बच्चों को एक्सप्लॉयट ना कर पाए, ये ध्यान देना किसका काम है, हमारे स्टेट का, हमारी गवर्नमेंट का। देखो ये जो मेल है, ये सिलाई मशीन में बैठ के कोई काम कर रहा है, जो आदमी है इसके पास एक स्विंग मशीन है, उसके ऊपर ये काम कर रहा है। इट मीन्स ये भी इंश्योर कराना कि सबके पास एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो। किसका ही काम है, हमारी गवर्नमेंट का काम है। देन देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैन हो वीमेन हो, आदमी हो औरत हो, दोनों को ही इक्वल पे मिले, ये भी इंश्योर हमारी गवर्नमेंट ठीक करवाएगी। ईदर इज़ अ मैन और वीमेन, इफ़ दे आर वर्किंग इक्वली दे नीड टू पे, मीन्स दे नीड टू गेट इक्वल अमाउंट। सरकार की इंश्योर कर है कि मैन एंड वीमेन में कोई इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्किंग, बच्चा अच्छी ह्यूमन कंडीशंस हों वर्कर्स के लिए, है ना। जितने भी वर्कर्स हैं जो वर्किंग कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में, माइंस में, उन सब के लिए प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, जस्ट ह्यूमन। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो, बोथ एंड मैन एंड वीमेन, आदमी हो या औरत हो, दोनों को इक्वल पे मिले। असिस्टेंस मिले अनएम्प्लॉयड को, जो जिस व्यक्ति को अभी सरकार काम नहीं दे पा रही है उसे असिस्टेंस दे। कुछ जो ओल्ड लोग हैं जो जाकर काम नहीं कर पा रहे हैं कहीं पर, अब उनकी बॉडी उतनी सपोर्ट नहीं कर रही उन्हें, अगर कोई व्यक्ति सिक है तो इन सब की पे ध्यान देना किसका काम है, सरकार का। और बच्चा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, जैसे पोलियो पेशेंट्स वगैरह हैं, इनके ऊपर भी गवर्नमेंट को प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। तो किस किस को असिस्टेंस देना है, अनएम्प्लॉयड को जिसके पास काम नहीं है, बूढ़े व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, और वो पर्सन जिनकी कोई स्पेशल नीड है। हम लोग देखते हैं ना, किसी पर्सन के पास आइज़ नहीं है, ब्लाइंड है, कोई डम्ब है, कोई डीफ है, तो ऐसे व्यक्तियों पे ध्यान देना किसका ही काम है, सरकार का, कि इनके लिए प्रॉपर प्रोविजंस करे सो दैट दे कैन हैव अ गुड लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ। That all citizens enjoy right to work. Right to work should be there. Means whoever interested in working, they have something to do. तो सारे सिटीजन को राइट है राइट टू वर्क का। जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें लिविंग वेज मिले, विच वुड एनेबल देम टू मीट बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। मतलब जितने भी वर्कर्स आपकी कंट्री में हैं उन सब को क्या मिले, इतने वेजेस तो मिल जाए कि उनकी बेसिक नीड पूरी हो जाए। जैसे इसीलिए बच्चा मिनिमम वेज एक्ट आया था। क्या आया था, मिनिमम वेजेस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कम से कम हर कंपनी को ये पर्टिकुलर अमाउंट तो देना ही पड़ता था वर्कर्स को, सो दैट दे शुड हैव समथिंग टू सेव एंड दे कैन फुलफिल देयर बेसिक needs of food, clothing and shelter. पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, वर्कर का भी पार्टिसिपेशन हो इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में। जितने भी चिल्ड्रन हैं, यूथ हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नो चिल्ड्रन, नो यूथ एक्सप्लॉयटेड, इट शुड बी गारंटीड बाय हूँ, गवर्नमेंट। इसकी गारंटी तो सरकार को ले ही लेनी चाहिए बच्चा, कि हमारी कंट्री में भले वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। ठीक है, चिल्ड्रन एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर मैनेजमेंट में इंडस्ट्री
फैक्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब Gandhian principles. So, student, if we talk about Mahatma Gandhi perspective, Mahatma Gandhi always believed that the development of individual was tied to the development of society. अगर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट है तो उसको आप किसके साथ टाई कर सकते हो? सोसाइटी की डेवलपमेंट के साथ। स्टूडेंट, और ये बात सही भी है कि अगर इंडिविजुअल्स डेवलप कर जाएंगे तो सोसाइटी अपने आप डेवलप कर जाएगी। कहीं पर सोसाइटी अगर डेवलप कर रही होगी तो वहाँ पर रहने वाले सारे इंडिविजुअल्स डेवलप कर जाएंगे। ठीक है बात? तो ये दोनों एक साथ में चलेंगे। इन्होंने हमेशा एम्फेसिस दिया है, जोर दिया है ऑन रीबिल्डिंग ऑफ विलेजेस, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इसको प्रमोट करो। गांधी जी का कहना था विलेजेस को रीबिल्ड करो, जितनी भी इनइक्वालिटीज़ विलेजेस में है उसको ख़त्म करो। इनके कुछ आइडियाज़ को, गांधी जी के आइडियाज़ को हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इंक्लूड किया है। Some of the ideas which was given by Mahatma Gandhi have been included in the directive principles of state policies, and they are as follows. क्या क्या include किया है बच्चा? ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, हम लोगों ने विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट किया है। गांधी जी का फर्म बिलीव था कि ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंचनी चाहिए, तो हमने विलेज पंचायत को इम्पोर्टेंस दी। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शन का, वो जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन है, वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसको हमने एजुकेशन उसके लिए फ्री रख कर रखी है, उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिया है। पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, और ये सब कौन चाहते थे बच्चा? गांधी जी। ठीक है बात। अब हम लोग देखेंगे जनरल प्रिंसिपल्स को। स्टूडेंट्स, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं किसके बच्चा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन सर्टेन प्रिंसिपल ऑन जस्टिस, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, एनवायरनमेंट, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। सम ऑफ दीज प्रिंसिपल आर एज फॉलोज। बच्चा, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो लॉ की बात करते हैं, नियम, जस्टिस मतलब न्याय की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पूरा ओवरऑल कैसे मैनेज होगा, फॉरेन पॉलिसी हमारी दूसरी कंट्रीज़ के साथ पॉलिसी कैसी होगी, एनवायरनमेंट के ऊपर हम कितना ध्यान देंगे, पर्यावरण पे कितना ध्यान देंगे, और जो मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि रेड फोर्ट, ताजमहल, इन सब के लिए भी कुछ ना कुछ पॉलिसी हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर इंक्लूडेड हैं। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि हम प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। बच्चा, हमारी कंट्री में इक्वल अपॉर्चुनिटी हमने प्रोवाइड कराई है जस्टिस के लिए एंड फ्री लीगल एड के लिए। अगर आप बहुत पुअर हैं और आप कोर्ट के अंदर अपना लॉयर नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं, तो आपको लॉयर देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? स्टेट की है, गवर्नमेंट की है। ठीक है। देन सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है उसको हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से बिल्कुल सेपरेट करके रखा है। किससे सेपरेट किया बच्चा? स्टेट से। हमने हमेशा कहा है कि हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे। हम जाके किसी से भी लड़ेंगे नहीं। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के थ्रू हम जितने भी हमारे जो क्रिटिकल मैटर्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सॉफ्ट पावर बनने की कोशिश करेंगे, जाके किसी से भी झगड़ेंगे नहीं। तो हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की भी बात करते हैं। हमने इस बारे में भी बात की है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ को भी सेफगार्ड देंगे। हम प्रोटेक्ट करेंगे मॉन्यूमेंट्स, पैलेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, हम उन सब को भी प्रोटेक्ट करेंगे। नाउ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो बच्चा फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उन दोनों का ही एम है कि लोगों का, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और एक ऐसी सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी हो। सो द बेसिक मोटो और एम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स इज टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। हाउएवर देयर आर फ्यू डिफरेंसेस, पर इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं जो इस टेबल में है, हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चा, जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं, राइट टू स्पीक, राइट टू डिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये सब
कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अभी हमने पढ़े वो किसके अंदर है? पार्ट 4 के अंदर है। ठीक है, ये पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में। चलें आगे। उसके बाद ये इनका जो एम है किसका बच्चों? फंडामेंटल राइट्स का। इसका एम है बेसिक राइट्स, जितने भी सिटीजन्स हैं उनके बेसिक राइट को प्रोटेक्ट करना। इसका एम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक वेलफेयर स्टेट बनाना। क्या बनाना? वेलफेयर स्टेट बनाना। बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट टू एंश्योर दीज राइट्स टू एवरी सिटीजन, ये गवर्नमेंट को बांध के रखते हैं फंडामेंटल राइट्स के, ये राइट्स तो हर सिटीजन को एंश्योर या मिलने ही चाहिए। ये गाइडलाइन है बच्चा गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट इनको फॉलो करेगी। यहाँ पर गवर्नमेंट को हमने बाइंड नहीं किया है। ठीक है बात। सिटीजन के अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट की तरफ जा सकता है, पर सिटीजन के अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट की तरफ नहीं जा सकता है। अब जैसे अगर हम बात करें तो अभी हमने एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पढ़ा था कि ओल्ड को भी कुछ पेंशन वगैरह देनी चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम्स लानी चाहिए। ये किसके अंदर पढ़ा बेटा? हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर पढ़ा। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब तक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो वो ओल्ड पेंशन देते थे, ओल्ड लोगों को पेंशन देते थे। ओल्ड पेंशन नहीं देते थे, ओल्ड पीपल को, बूढ़े लोगों को पेंशन देते थे। पर जब वहीं पर बीजेपी की गवर्नमेंट आई, इट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने इस ओल्ड पेंशन को बंद कर दिया। अब जितने भी यूपी के लोग हैं जो अभी तक ये ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर फ़ायदा उठा रहे थे, वो बूढ़े लोग जिनको थोड़ा बहुत 500 रुपीज़ का अमाउंट मिल जाता था मंथली, अब वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं। बच्चे क्यों नहीं जा सकते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर लिखा है। ठीक है, तो अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे तो यू कैन मूव टुवर्ड्स द कोर्ट, बट कैन नॉट इन द केस ऑफ डायरेक्टिव principles. Fundamental rights are therefore justiciable. Fundamental right justiciable है, directive principle non justiciable है। ठीक है बात। So student, I'm ending this video here, and only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.